यूनिटी आइडेंटिटी के साथ साथ एरिक फ्रॉम ने यूनिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया। यूनिटी इज बेसिकली अ सेंस ऑफ वननेस विद इन सेल्फ एंड विद द ह्यूमन एंड द नेचर। हम अपने आप को एक बिखरा हुआ, कोई भी शख्स अपने आप को बिखरा हुआ नहीं देखना चाहता। वो अपने अंदर एक सेल्फ, एक कंप्लीट सेल्फ और एक वननेस चाहता है कि उसमें एक सेमनेस हो, कि एक यकसुई हो, एक यकसानियत हो और एक आपके डिफरेंट जो साइकोलॉजी, आपके जो इमोशंस हैं, बिहेवियर्स हैं, आपकी जो फिजिक है, आपकी जो बॉडी है, इनके दरमियान एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए। जैसे मेरे इमोशंस, मेरे बिहेवियर्स, मैं क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ और मेरी बॉडी किस तरह फंक्शन कर रही है, इनमें एक वननेस होनी चाहिए, एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए। चीजें बिखरी भी नहीं होनी चाहिए कि आप सोच कुछ रहे हैं, फील कुछ कर रहे हैं। तो बहुत सारी तरीकों से इंसान जो है वो अपने उस सेंस ऑफ वननेस जो है वो उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात वो एसोसिएट करता है खुद को नेचर के साथ, डिफरेंट आपके नेचर में जो डिफरेंट हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, कलर्स हैं, फूल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो बाज़ औक़ात इन चीजों को इंसान जो है वो यूज करता है, उन मटेरियल को जो उसकी एसोसिएशन को बढ़ाते हैं, उसके अटैचमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं नेचर के साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ। इसी तरह आपके इनर भी हैं, अपने आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो उनके साथ भी एक यूनिटी जो है वो इंसान चाहता है। बहुत से तरीके वो इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात इंसान गलत तरीके भी इस्तेमाल करता है टू डेवलप द सेंस ऑफ वननेस। जैसे वो ड्रग का सहारा लेता है या वो कोई और इस तरह की एक्टिविटीज में होता है जिससे उसको लगता है कि मैं जो हूँ नाउ आई एम कंप्लीट एंड आई एम फीलिंग, आई एम हैविंग द सेंस ऑफ वननेस विद इन माई सेल्फ एंड द नेचर एज वेल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब एरिक फ्रॉम यहाँ पर कहते हैं कि बहुत से पॉजिटिव ऐसे हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए इंसान अपने सेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है। इसमें रिलीजन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन रिलीजन उस वक्त आपको हेल्प करेगा उस सेंस को स्ट्रॉन्ग करने में, सेंस ऑफ यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, जब आप एक्टिवली उन चीजों को लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सोचेंगे और उसको अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने आपको सिर्फ एक सबमिसिव एटीट्यूड अगर आपका होगा कि आपने कहाँ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, रिलीजियस जो आपके रिचुअल्स हैं उनको अगर आपने ले लिया या आपने मजहब में आपकी जो अहकामात हैं अगर आप उनको अपने ऊपर सिर्फ आपने अपने आप को सबमिट कर दिया, तो वो आपको इतना हेल्पफुल नहीं होगा आपके वननेस को एक्सेप्ट करने में। और एरिक फ्रॉम ने बहुत से बड़े बड़े रिलीजियस उनका जो लीडर्स का और जिक्र भी किया कि जिन्होंने कोशिश की, एक बहुत उनकी एक अचीवमेंट है। और आप देखें कि आपकी सोसाइटी में भी ऐसे आपको बहुत से रिलीजियस लीडर मिलेंगे जिन्होंने वाकई बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में उस चीज को प्रेजेंट किया है और उनके अंदर आपको एक चेंज नजर आता है, उनकी पर्सनालिटी में बड़ा एक बैलेंस नजर आता है। अब जरूरी नहीं है कि एक स्पिरिचुअल लीडर ही हो या वो प्रीचिंग में इन्वॉल्व हो, ऐसे भी लोग आपने कहीं होंगे आपके इर्द गिर्द, अगर आप उनको सर्च करें तो वो उनमें आपको उनकी पर्सनालिटी बड़ी आपको बैलेंस नजर आएगी एंड दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ओन सेल्फ। उनकी एक बड़ी एक स्टेबल पर्सनालिटी और बड़ी एक उनके अंदर आपको एक यूनिटी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन रिलीजन को अंडरस्टैंड किया है और उस पर गौर फिक्र किया है, उसको समझा है और उससे एक पॉजिटिव एक चीज सीखी है, ना कि उन्होंने सिर्फ उसके सामने खुद को सरेंडर किया है। तो और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपके अंदर एक यूनिटी को स्ट्रेंथन करेंगी, आपके अंदर एक सेंस ऑफ वननेस को स्ट्रॉन्ग करेंगी, डेवलप करेंगी और उससे आप एक अच्छे इंसान के तौर पर जो है वो सामने आ सकते हैं।
इसी तरह एरिक फ्रॉम ने ट्रांसेंडेंस की बात की कि देखें हम इंसान जो हैं एक्सीडेंटली, आप ये कह लें कि अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि अल्लाह के लिए तो सब चीजें उसके लिए वो तो प्लान्ड होती हैं, लेकिन हमारा दुनिया में आना एक्सीडेंटली, या आप समझ लें कि हम एक सबमिसिव या पैसिव रोल था हमारा, अगर हम एक इंसान बनकर आए कि क्योंकि अगर मैं दुनिया में आई हूं तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और ना ही मेरा इसमें कोई एक्टिव रोल है। बेसिकली मेरा बीइंग अ क्रिएचर, माय रोल वाज अ पैसिव रोल। लेकिन एरिक फ्रॉम कहते हैं कि ठीक है, इंसान दुनिया में आता है एक्सीडेंटली है, उसका रोल जो एक्सीडेंटल है, पैसिव रोल है, लेकिन वो एक्टिव रोल अज्यूम कर सकता है। तो ट्रांसेंडेंस क्या है? आपके अपने पैसिव रोल को, एक्सीडेंटल और पैसिव रोल को कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, किसमें? प्रोडक्टिव और एक्टिव रोल में। अगर एक पर्सन चाहे, एक इंसान चाहे, तो वो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने दुनिया में आने को, अपनी क्रिएशन को फर्दर क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, एक्टिवली उसको क्रिएट कर सकता है। कि अगर आप चाहें तो आप एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं अपनी क्रिएशन में। किस तरीके से करेंगे? जाहिर है आप अल्लाह के काम में तो दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने उसको एक्टिव रोल कैसे देंगे? कि आपको अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, लेकिन अब आप अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी जिंदगी पे फोकस करेंगे, देखेंगे कि क्या चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, किन चीजों को आप अमेंड कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को, कौन सी चीजें आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकती हैं, कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपकी जो जिंदगी जो है उसके लिए बड़ी, आपकी एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जो है वो आपके लिए एक्टिविटीज जरूरी हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपकी रेपुटेशन को, आपकी इमेज को डाउन करेंगी, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करने की जरूरत है, वो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है। तो जाहिर बात है, अगर मैं कोई अच्छी चीज देखती हूँ, इफ आई ऑब्जर्व समवन बिहेविंग वेल और स्पीकिंग वेल, तो मैं उससे कुछ सीखना चाहती हूँ, तो वो मेरे अपने ऊपर भी है कि मैं जितना एक्टिवली रोल प्ले करूंगी, जितनी मैं प्रोडक्टिविटी को वो करूंगी, प्रोडक्टिव होने की कोशिश करूंगी, एक्टिव होने की कोशिश करूंगी, जाहिर है मैं तभी उन चीजों को लर्न करूंगी और उन अच्छी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगी। तो अपनी क्रिएशन को आप जो है वो उसको एक्टिव बनाएं, उसको प्रोडक्टिव बनाएं और अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने की कोशिश करें और देखें कि किस तरह जो है आप अपने एनवायरनमेंट से अच्छी चीजें जो हैं वो सीख सकते हैं, हेल्दी चीजें सीख सकते हैं और अपनी थिंकिंग को किस तरीके से आप, जो फ्रेम ऑफ ओरिएंटेशन जो हमने पहले डिस्कस किया, कॉग्निटिव मैप है, उस कॉग्निटिव मैप को आप एक्यूरेट कैसे कर सकते हैं, उसको रियलिस्टिक कैसे बना सकते हैं, और आपका ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन है, आप किस तरह अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं, आप किस तरीके से उनको अपने लाइफ, अपने एग्जिस्टेंस को, उसमें एग्जिस्टेंस में मीनिंग को सर्च कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आप एक फुली फंक्शनिंग पर्सन जो है वो फ्यूचर में बन सकें। और इसी तरह जब आप एक्टिव और प्रोडक्टिव होते हैं और अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं और अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, तो इसी के साथ आपकी बहुत सी एबिलिटीज भी, स्किल्स भी पॉलिश होती हैं और जितनी ज्यादा आपकी एबिलिटीज, स्किल पॉलिश होंगी, यू विल बी मोर एबल टू सॉल्व अ नोवेल सिचुएशन और स्पेशली अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। और यही आपकी इफेक्टिवनेस को शो करेगा कि आप कितने, हाउ मच यू आर इफेक्टिव टू सॉल्व, टू हैंडल अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जिसको एरिक फ्रॉम ने भी इस पर एम्फेसाइज किया कि इफेक्टिवनेस में पर्सन जो है वो बहुत सी चीजों को, एक आप ये समझ लें कि वो कोई एक ऐसी अगर दुनिया है, एनवायरनमेंट है, दैट इज नॉवेल एनवायरनमेंट, दैट इज अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर हिम एंड पीपल आर स्ट्रेंजर फॉर दैट पर्सन। अगर आप उस सिचुएशन से अवेयर नहीं है, आप समझ लें कि उसको प्रॉपर तरीके से आप उस एनवायरनमेंट में, उस न्यू एनवायरनमेंट में, नई दुनिया में आप गए हैं, तो यू हैव टू कंपनसेट फॉर दैट। तो पर्सन शुड बी एबल इनफ to compensate with that strange and new environment, new world। तो आप जितना ज्यादा उस चीज को सिचुएशन को हैंडल करेंगे, लोगों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, that is the indication of the effectiveness।
आप उतने ही इफेक्टिव हैं। और एक इफेक्टिव पर्सन कौन होता है? हु इज कॉम्पिटेंट इनफ और हु इज एबल इनफ टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड अ पर्सन इज एबल इनफ टू अकम्प्लिश द गोल्स। जो भी लाइफ गोल आपने सेट किए हैं, अगर आप उन लाइफ गोल्स को अचीव करते हैं प्रॉपर तरीके से, एप्रोप्रिएट वे से, एथिक्स को फॉलो करते हुए, देखें गोल को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने उस गोल को अचीव करने के लिए तरीका कौन सा इस्तेमाल किया। तो आपको एथिक्स के साथ जो है वो आपने अपनी लाइफ को आगे लेके चलना होता है। एथिक्स आपको हर जगह मिलेंगे। आपके प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, आपके पर्सनल एथिक्स होते हैं, आपके फैमिली एथिक्स होते हैं, आपके सोशल एथिक्स होते हैं। तो उन एथिक्स को लेते हुए आपने कोशिश करनी होती है कि जो गोल लाइफ गोल आपने सेट किए हैं उसमें आपके करियर गोल भी आ जाते हैं, आपके फैमिली गोल भी आ जाते हैं। तो आप उन गोल्स को कंप्लीट कैसे करते हैं, मुकम्मल कैसे करते हैं, उनको 1 बाय 1 किस तरह टारगेट करते हैं और कितना सक्सेसफुली करते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर गोल जो है, हर दफा आपने जो गोल सेट किया हर बार उसमें आप उस तरह सक्सेसफुल हों, लेकिन बाजुकात ये होता है कि आप एक गोल सेट करते हैं, आप कोशिश करते हैं, बट यू डू नॉट गेट सक्सेस एज यू वर एक्सपेक्टिंग। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपने उस सक्सेस नहीं, लेकिन आपने फिर ट्राई किया। तो इफेक्टिवनेस में ये होता है कि आपको गोल को देखना होता है और फिर आपको अपने आप को इस काबिल बनाना होता है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस को भी हैंडल करें और उन गोल्स को भी जो है वो 1 बाय 1 जो टास्क आपको दिया गया, जो काम आपको दिया गया है, उसको करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को देखें, इस इफेक्टिवनेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, तो आपके इस वक्त जो कैरियर गोल हैं, आपने उन गोल को अचीव करना है। अब ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, दैट इज अ नोवेल सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अब इस सिचुएशन को कैसे इसके साथ हमने कंपनसेट करना है, इसको कैसे हैंडल करना है और इस लर्निंग को हमने कैसे इफेक्टिव बनाना है। तो बेसिकली ये हमारी और आपकी इफेक्टिवनेस है कि अगर आपको इससे पहले जो था यू वर नॉट हैबिचुएटेड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, तो फिर आपको अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता इस नोवेल सिचुएशन के साथ कंपनसेट करना पड़ेगा। इस नई सिचुएशन के साथ आपने डील करना होगा और यही आपकी इफेक्टिवनेस को शो करेगा। इसी तरह अगर इस ऑनलाइन लेक्चर्स को अगर मैं प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करती हूँ फॉर यू एंड यू गेट अंडरस्टैंड ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, तो ये मेरी इफेक्टिवनेस को की इंडिकेशन होगी कि मेरी इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके जितने भी आपने जो है वो गोल सेट किए, जितने भी काम आपके हैं, डेली रूटीन के भी काम हो सकते हैं, उन कामों को भी आप कैसे करते हैं। डेली रूटीन में भी आपको बाजुकात कोई सडन कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आपने हैंडल करना होता है, तो वहां पर भी आपकी इफेक्टिवनेस जो है शो होती है। इसी तरह आप देखें कि अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए और आपको एकदम से 10 लोगों का खाना बनाना पड़ गया, तो यहाँ भी आपकी इफेक्टिवनेस होगी कि आपने किस तरीके से अपनी उस सिचुएशन में अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज किया है। कुछ क्वालिटीज हमारी ऐसी होती हैं कि जो हम इनहेरिट करते हैं अपने बड़ों से, और कुछ क्वालिटीज साइकिक क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो हम एक्वायर्ड करते हैं एक एनवायरनमेंट में जहां हम रहते हैं और जहां से हम कुछ सीखते हैं। तो एनवायरनमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है और लिविंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये क्वालिटीज जो होती हैं ये इन पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को शेप करती हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर एक पर्सन जो है वो यूनिक होता है, डिफरेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल से। यानी एरिक फ्रॉम के नजदीक कि एक पर्सन जो है उसकी जो पर्सनालिटी आपके सामने होती है, उसकी कुछ साइकिक क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम एल्डर्स, जो आप अपने बड़ों से अपने एंसेस्टर से वो इनहेरिट करते हैं, जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं। और कुछ ऐसी साइकिक क्वालिटीज होती हैं विच आर एक्वायर्ड इन लर्निंग एंड लिविंग एनवायरनमेंट। इन दोनों तरह की इनहेरिटेड और एक्वायर्ड साइकिक क्वालिटीज के कॉम्बिनेशन से एक पर्सनैलिटी पूरी सामने आती है और एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक इंडिविजुअल में नजर आती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से यूनिक भी बनाती हैं, डिफरेंट भी बनाती हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग, अगर आप लोगों को ऑब्जर्व करें अपने इर्द गिर्द, तो आपको
आप खुद इस चीज को देखेंगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसा थिंकिंग स्टाइल भी होता है, कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी होते हैं जो आपको लगता है कि उनके उस एनवायरनमेंट में रहकर उन्होंने दूसरों से सीखे हैं, और कुछ चीजें उनका टेम्परामेंट और कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनमें ट्रांसफर हुई हुई होती हैं जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन जो भी है, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये एक पर्सन की इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर आप जो है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट देखेंगे और वो उससे यूनिक भी बनाती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे इजीली कन्फॉर्म देयर टू देयर सोशल नॉर्म्स, अपने उनके कुछ सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, कुछ ऐसे रिवायात होती हैं जिनके साथ वो बड़े अटैच हो और बड़े एक यूनाइटेड होते हैं, वो बड़े स्ट्रिक्टली वो उनके साथ अटैच होते हैं और वो किसी भी कीमत पर उनसे डेविएट नहीं करना चाहते। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सोसाइटी के जो उनके सोशल नॉर्म्स होते हैं, फैमिली नॉर्म्स होते हैं, जिस स्पेसिफिक कल्चर में वो रह रहे होते हैं, वहाँ की जो रिवायात होती हैं, जो रस्म रिवाज होते हैं, जो एक पैटर्न चला आ रहा होता है, वो उनके साथ अटैच होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और उन्हीं के साथ वो बाउंड रहने की कोशिश करते हैं, उनसे सेपरेट होने की कोशिश नहीं करते, जिसे एरिक फ्रॉम ने ऑटोमेशन कन्फॉर्मिटी का नाम दिया है। और वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और वो उनसे अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारे लिए इन सोसाइटी के साथ, इस कल्चर के साथ, इस फैमिली के साथ जुड़े रहना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को भी अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में इसकी इम्प्लीकेशन देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी एग्जांपल मिल जाएंगी कि जहाँ पर हमारे इर्द गिर्द के लोग या हमारे जानने वाले या बल्कि हमारी अपनी फैमिलीज में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके जो खानदानी रिवाज चले आ रहे होते हैं वो उनके साथ स्ट्रिक्टली उनके साथ अटैच होते हैं और वो उनसे अलग नहीं होना चाहते, या बरादरी का खौफ आपको नज़र आएगा, अपने ख़ानदान को छोड़ने का खौफ नज़र आएगा और वो उनके साथ उनकी एक कन्फॉर्मिटी एक आपको क्लियर नज़र आएगी। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आप इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कोई एक नया काम करना और कोई नया एक ट्रेंड सेट करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है।